गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में अमालगमेशन, और ये हमारे अमालगमेशन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम अमालगमेशन की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। अमालगमेशन दो कैटेगरी का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। इन दोनों में अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज होते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड। तो आज हम फर्क समझने वाले हैं कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में और परचेज मेथड में क्या फर्क है। ठीक है, अब ये नाम तो सिर्फ औपचारिकता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक माह से क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आए, नहीं तो आज तक तो नहीं आया, तो नाम याद रखना है, नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। आप तो मर्जर और परचेज में फर्क समझ लो। क्या फर्क है एक लाइन में बोल दो, और फिर वो फर्क कैसे अकोमोडेट किया जाता है वो समझा दूंगा। मर्जर में और परचेज में क्या फर्क है कि फर्क तो थोड़ी बाद में बोलूँगा, पहले मर्जर को डिस्क्राइब कर दूँ। सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे टेक ओवर होंगे और बदले में सिर्फ क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं कि बदले में सिर्फ शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मर्जर है, ये कंडीशंस पूरी हो रही है, मर्जर है, तो जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ में उस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर कर लेगी। मेन फर्क बस, और कोई फर्क नहीं। अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो जब असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करे जा रहे हैं बुक वैल्यू पे, तो उसके साथ साथ उस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या किया जा रहा है, टेक ओवर किया। अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो सिर्फ और सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर होगी, रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया? सर क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आज टाइम मिला तो समझाऊंगा, नहीं तो कल पहले लेक्चर में सबसे पहले वही बात करेंगे। हाल फिलहाल अभी मर्जर को थोड़ा साइड में रखते हैं। मर्जर में सिर्फ एक रिजर्व एंड सरप्लस ही तो एक्स्ट्रा टेक ओवर करना है, उसकी एंट्री में अलग से सिखा दूंगा आपको, टेंशन नहीं है। ठीक है, वो अलग से एक छोटा सा पार्ट है, बाकी तो दोनों का प्रोसेस पूरा सेम है। अब प्रोसेस क्या रहेगा, इट मीन्स मर्जर और परचेज दोनों को रखो ताक पे। हम सीख रहे हैं अमालगमेशन। अमालगमेशन में क्या होगा सर, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। हो सकता है ये कंपनी नहीं हो जो सिर्फ टेक ओवर करने के लिए बन रही हो, दो कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। हो सकता है कि ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, पर होगा तो यही। अमालगमेशन है, मर्जर है, तो कोई एक दूसरे को परचेज करेगा कि नहीं करेगा, परचेज करेगा। तो अब दो कंपनी है, एक है अमालगमेटिंग, एक है अमालगमेटेड, एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब जो अपनी चीजें बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी जो खरीद रहा है। एक है सेलर कंपनी, एक है बायर कंपनी। ठीक है, तो जो कंपनी बिक रही है, जिसको टेक ओवर किया जा रहा है, वो कंपनी हो जाएगी बंद। इसका करना पड़ेगा अपन को वाइंडिंग अप। और जो नई कंपनी है जो इनकी चीजों को खरीद रही है, उसका अप्रोच तो बहुत सिंपल है। वो तो चीजें खरीद के ला रही है, उसके बदले में पैसे दे रही है। तो सिंपल, अपन 11th क्लास से परचेज की एंट्री करते आ रहे हैं कि जब अगर अपन गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार में एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कोई असेट परचेज करके लाते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार में करके लाते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही एंट्री करनी कि जितनी भी चीज़ें मैं परचेज करके ला रहा हूँ, अगर वो असेट है तो वो हो जाएगी डेबिट, वो लायबिलिटी है तो हो जाएगा क्रेडिट। असेट माइनस लायबिलिटी के अगेंस्ट में मुझे पैसा देना पड़ रहा है। अब जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मैं कंपेयर करके एंट्री में क्या कर दूँ, क्रेडिट। बाद में सीखेंगे, अभी का पार्ट नहीं। मतलब यूँ समझ लो कि अमालगमेशन में 95% काम किसका होता है कि जो कंपनी बंद हो रही है उसका। 5% काम किसका होता है, जो कंपनी परचेज कर रही है उसका। इसमें सिर्फ दो ही एंट्री होगी, एक परचेज की और दूसरा पेमेंट की, कि मैंने परचेज किया, मुझे आपको पैसे देने हैं, दूसरा मैंने आपको पैसे दे दिए। सिर्फ दो एंट्री होगी, बाकी सारा तामझाम किसका होगा, जो कंपनी बंद हो रही है। क्यों, क्योंकि उसको तो अपनी पूरी बैलेंस शीट क्या करनी होगी, क्लोज करनी होगी। समझो आप, अब कोई कंपनी ही बंद हो रही है तो उसको अपने सारे अकाउंट्स जीरो करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। किसी भी अकाउंट में कोई बैलेंस है तो कंपनी बंद हो सकती है क्या, बुक्स क्लोज हो सकती है क्या, नहीं ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सीख लो आप कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर ये कंपनी बंद हो रही है, हमें इनके सारे बैलेंसेस क्या करने हैं, जीरो करने। तो बैलेंसेस जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, सर हम तो चीजें बेच रहे हैं ना, बेच रहे हैं तो हम किसी इसको इन सारी चीजों को किसी को देके उनसे कोई ना कोई चीज ले लेंगे।
मतलब हम ये सारी चीजें सेल ऑन करके उनसे कोई ना कोई चीज क्या कर देंगे, रियलाइज कर लेंगे। इसलिए अकाउंट क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, ये है मेरा अमालगमेशन का चैप्टर का माई बाप। ठीक है, बारी बारी से सारी चीजें खत्म करो इसमें। तो स्टार्ट करते हैं असेट्स। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। मुझे इनका बैलेंस क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैं इनको क्या कर दूंगा, क्रेडिट, और मेरा रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट टू करंट असेट। अब उन लोगों ने इन असेट्स को कितने पे भी टेक ओवर किया, 100 की चीज 150 में ली होगी, 100 की चीज 80 में ली हो, एंड सो ऑन, कि कम में लिया होगा ज्यादा में लिया। मुझे तो मेरी बुक्स क्लोज करनी है, और मैं तो क्लोज तभी हो पाएगी जब मैं उनको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करूंगा। अगर मैं 100 की चीज को 120 पर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 20 का। तो मुझे तो बुक्स क्लोज करनी है, तो ट्रांसफर किस पे होगा, बुक वैल्यू पे। तो भैया ये कितना आसान हो गया, फिक्स असेट कितना 100 और करंट असेट कितना 50। होता हो कितना भी परचेज करके कैलकुलेशन करते रहना बैठ के, क्लोज करने की एंट्री तो बहुत सिंपल है सर, किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, बुक वैल्यू। ठीक है, सारे असेट्स ट्रांसफर हो गए, टिक करते जाते हैं, सर ये गया ये गया। अब क्या पहुंचो, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में मेरे पास दो लाइबिलिटी, कौन कौन सी, एक करंट लाइबिलिटी और एक सिक्योर्ड लोन या डेटर्स, जो भी कहना चाहो वो कह दो। ठीक है, ओके। तो भैया असेट ट्रांसफर करना है, असेट डेबिट था, ट्रांसफर करना पड़ा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगी, ये डेबिट। तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे अपन, बाय करंट लाइबिलिटी, वही बुक वैल्यू 20 बाय सिक्योर्ड लोन या डेटर, सॉरी डिबेंचर कितना 40। ये भी क्लोज बुक वैल्यू में ही होंगी। हो सकता है वो कितने भी पैसे इनको क्यों ना दे रहे हो, वो इनको कितने में भी टेक ओवर कर रहे हो, कम में के ज्यादा में, वो उनका मैटर है। मुझे तो मेरी बुक्स क्या करनी है, क्लोज करनी है भाई। तो जितनी बुक वैल्यू उतने में मैंने ट्रांसफर कर दिया, डन। तो देखो सारे एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज गई, इवन डिवेंचर होल्डर्स भी गए। तो अब क्या बचा, ओनली एंड ओनली शेयर होल्डर्स फंड। सिर्फ क्या बचा, शेयर होल्डर्स फंड। अरे भाई शेयर होल्डर्स का फंड हम उनको थोड़ी दे रहे हैं, यही तो वो फंड है जिसके बदले में हम उनसे चीजें रियलाइज करेंगे, और इस फंड के बदले में हम शेयर होल्डर्स को चीजें दे देंगे। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि ये रही मेरी कंपनी, ढंग से समझना, ये रही मेरी कंपनी, ये मेरे असेट, ये मेरे लाइबिलिटी, ये मेरे इक्विटी शेयर होल्डर, ये मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मैं क्या करूंगा, मेरे असेट्स और मेरी लाइबिलिटी ये दे दूंगा किसी थर्ड कंपनी को, और उनसे इन सब चीजों के बदले में कोई चीज लेके आऊंगा, और वो जो चीज मैं लेके आऊंगा वो किस में बांटूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स ये लो तुम्हारा हिस्सा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये ले लो तुम्हारा हिस्सा। खत्म हो गई बात। ठीक है, तो मतलब ये जो शेयर होल्डर्स का फंड है ये थोड़ी मैं उनको दे रहा हूँ, मैं तो उनको असेट्स एंड लायबिलिटी दे रहा हूँ। अब असेट्स एंड लायबिलिटी के बदले में मैं उनसे क्या क्या ले रहा हूँ ये लूँ ना मैं उनसे, तभी तो फायदा नुकसान की बात पता पड़ेगी कि मेरे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितना ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो सर कितनी चीज़ें ले रहे हो, तो ये रहा परचेज कंसिडरेशन की बात, वो हमेशा बैलेंस शीट के नीचे करेगा कि ये थी बैलेंस शीट, हम उनसे इतनी इतनी चीज़ों में टेक ओवर कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 25 लाख गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है भाई, 25 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, 25 लाख के प्रेफरेंस शेयर। बहुत सिंपल रखा है मैंने एग्जांपल, कुछ भी मिल सकता है मिलने में, तो प्रेफरेंस शेयर भी मिल सकते हैं, डिबेंचर भी मिल सकते हैं, कैश भी मिल सकते हैं, इक्विटी शेयर भी मिल सकते हैं, थोड़ा 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 कुछ भी दो, आप दे कितना दो 25 का। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला उन्होंने, क्या मिलेगा उनको 85 लाख का इक्विटी शेयर मिलेगा। ठीक है, इनको भी जितनी मर्जी पड़े उतनी चीज दे दो, फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारा मर्जर से क्या कहलाएगा, वो परचेज कहलाएगा। सिर्फ इक्विटी शेयर दोगे तो क्या कहलाएगा, ये मर्जर कहलाएगा। तो अब मैंने हिसाब लगाया 25 प्लस 85 कितना हो गया 110। इसका मतलब मेरा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितने का निकला 110। तो मैं यार सामने वाली जो कंपनी है उसका भी तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मैं उससे क्या कहूँगा, देख अपनी जो डील हुई है, जो शेयर होल्डर सब माने हैं वो किस में माने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 25 लाख के शेयर्स मिलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को 85 लाख के शेयर मिलेंगे। तो मुझे तुमसे 110 लाख के शेयर्स लेने लाओ, तो मुझे 110 लाख के शेयर्स दोगे, मैं इनको दे दूंगा, मेरा काम फ्री। डन, क्लियर है कि नहीं? ओके, बोल परमेश, माथे पे सल आ रहे हैं, कुछ अटक गया तो आगे आ जाओ प्लीज, हवा से ज़्यादा ज़रूरी ये है,
ये समझ लोगे तो ज़िंदगी भर हवा खा पाओगे, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर यही हवा खानी पड़ेगी। अब दिख रहा है, समझ रहे हैं? अभी पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले बुक्स क्लोज करते हैं, फिर लेंगे पैसे। अभी हमने हिसाब लगा लिया और ये समझ लिया कहीं ना कहीं कि क्या चीज़ देके, क्या चीज़ देके क्या चीज़ लेनी है, और क्या चीज़ लेके किसको देना है। ये समझ में आ गया? क्या चीज़ देके क्या लेना है और क्या लेके किसको देना है, ये समझ में आ गया। अब पहले इनका हिसाब बना कि इनको कितने कितने देना है। तो देखो क्या क्या क्लोज हो गया, फिक्स एसेट क्लोज हो गया, करंट एसेट क्लोज हो गया, करंट लायबिलिटीज भी रियलाइजेशन में जाके क्लोज हो गया, डिवेंचर भी रियलाइजेशन में क्लोज हो गया। अब कौन बचा? तीन चीज़ें जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कहाँ जाएंगे? उनके शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएंगे, उनकी चीज़ों में हम उनका क्लेम ढूंढेंगे कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो एक अकाउंट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर, एक बनाऊंगा मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 40 का। ये मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है? इक्विटी शेयर होल्डर में, कि मैं आपको पैसे में किसको दे दूंगा? आपको। मतलब ये तो एक ड्यू की एंट्री है ना, समझते हो ना आप ये वर्ड कि ड्यू करने की एंट्री है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। बैलेंस क्या है? क्रेडिट। मेरे को ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना भाई? 40। सेम तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वेरी गुड। कितना? 20। और रिजर्व एंड सरप्लस किसमें जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स में कि इक्विटी शेयर्स में, कि दोनों में प्रोपोर्शनेट, के दोनों में बराबर बराबर? इक्विटी शेयर्स में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, कि दोनों में प्रोपोर्शनेट जाएगा, कि दोनों में बराबर बराबर जाएगा? इक्विटी शेयर्स में जाएगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन कौन कह रहा है प्रोपोर्शनेट? हैंड रेज कर ले। तूने कहा है, मैंने सुना है। हैंड रेज कर, तूने कहा है, मैंने। हाँ, तो गलत है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्यों जाएगा? आपको नहीं पता कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर को तो उतना ही पैसा मिलता है जितना होता है। तो रिजर्व का अधिकार सिर्फ किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो ठंगा मिलेगा, ये बाबा जी का टुल्लू, कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। सारा रिजर्व एंड सरप्लस किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो वापस से ये भी लायबिलिटी है, क्रेडिट है, ट्रांसफर करना है, डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय लिखेंगे बाय रिजर्व एंड सरप्लस। ये कौन सा वाला है? इन द नेचर ऑफ परचेज वाला, क्योंकि मर्जर में तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाता है? टेक ओवर हो जाता है। टेक ओवर हो जाता है तो लोग उनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। और अगर आप देखो तो क्या न्याय हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल। ये जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट ये यूं स्वाइप हो गई है, हुई कि नहीं हुई? सारे एसेट्स डेबिट साइड, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड। जो चीज हम हैंड ओवर कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? रियलाइजेशन में। जो नहीं कर रहे हैं वो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में। सब क्रेडिट साइड देखो उल्टा चल रहे हैं। क्रेडिट लाइब, करंट लायबिलिटी, सिक्योर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का है रिजर्व एंड सरप्लस? 30। इसमें कोई लोड है क्या? नहीं। अब अगर मैं आपको जर्नल लेजर दिखा रहा हूँ तो जर्नल एंट्री भी कर सकते हो क्या आप लोग? जर्नल एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट टू करंट असेट, करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, सिक्योर्ड लोन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो ये पूरी बैलेंस शीट क्लोज हुई कि नहीं हुई? हो गई। सबको अपने अपने खाते मिल गए और मेरे पास अभी 3 अकाउंट ओपन है। देख लो 3 अकाउंट ओपन है कि नहीं है? कंपनी बंद हो रही है, तीनों को क्लोज करना है कि नहीं करना? करना है। तो चलो 1 बाय 1 निपटारा करते हैं। भाई साहब वो टेक ओवर कंपनी वाला का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, भाई साहब मैंने आपको इतना इतना दे दिया और अपने मालिकों की आपस में बात हो चुकी है, मुझे आपसे इतनी चीज़ें लेनी है। क्वेश्चन में गिवन है ना?
परचेज कंसिडरेशन पहले निकलेगा, बाद में सारी एंट्रीज होगी, बाद में सब कुछ होगा। सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनेगा? परचेज कंसिडरेशन। कितना है? 110। तो आपकी कंपनी का नाम चुन्नू मुन्नू कुछ भी रख लो, बोल बेटा क्या नाम रखे सामने वाली कंपनी का? ABC लिमिटेड। तो मुझे ABC लिमिटेड से पैसे लेने हैं तो मैं लिखूंगा बाय ABC लिमिटेड। पैसे लेने हैं ना मुझे उनसे, तो क्या बन गया मेरा? डेटर। असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। और टू माई बाप अकाउंट रियलाइजेशन कितना लेना है? 110। तो ABC लिमिटेड से क्या ले लेंगे अपन? 110 ले लेंगे। क्लियर? ठीक है। अब नया अकाउंट बना लिया मैंने, कौन सा? ABC लिमिटेड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ये A, ये B और ये C। इतना बड़ा नाम दिया बेवकूफ ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू रियलाइजेशन। डन। कितना? 110। वो कह रहा है भाई साहब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे को रुका के मत रखो, मेरे को जल्दी फ्री करो। मैं फ्री करो क्या? फ्री करो, आपसे मुझे 110 लेने लाओ। दो चीज़ें, एक तो मेरे को आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दो, एक मुझे आपकी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। वो खटाखट बैग में से उसने इक्विटी शेयर्स के सर्टिफिकेट निकाले, गिने और दिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले मेरा अकाउंट क्लोज करो। तो मुझे क्या दे गया? 2 शेयर्स दे गया। कौन कौन से शेयर्स दे गया? एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर। वो कौन सी कंपनी के शेयर्स थे? ABC लिमिटेड के। तो अब 2 चीज़ आई मेरे पास। तो एक तो आया बाय प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ABC। पाप लगा बेटा तेरे को, तूने इतना बड़ा नाम दिया है। बाय इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? 25। इक्विटी शेयर्स कितने के? 85। संपला? संपला मतलब कंप्लीट है ना? ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास 2 नई बीमारी आ गई, मतलब 2 नए असेट आ गए, और ये चीज़ें मुझे इनको बांटनी है। मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली बार में सीखो तो पूरा सीखो। तो अब 2 नए अकाउंट आ गए मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर्स इन ABC, प्रेफरेंस शेयर्स इन इक्विटी शेयर्स इन ABC। तो 2 नए अकाउंट यहाँ। ये 2 अकाउंट मैं सिर्फ आपको पहली बार समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन में नहीं बनेंगे, सोल्यूशन में नहीं बनेंगे, जरूरी नहीं होते। ये सिर्फ टप्पे खिलाने वाली चीज़ होती है। इधर से इधर आया डेबिट, इधर से जाएगा क्रेडिट, उधर आ जाएगा डेबिट। ठीक है, देखते हैं अभी। तो 2 अकाउंट में यहाँ खोल देता हूँ। इधर प्रेफरेंस शेयर इन ABC लिमिटेड। होप राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको। इक्विटी शेयर इन ABC लिमिटेड। राइटिंग कैसी भी हो, प्रेजेंटेशन जोरदार रहता है मेरा, कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ समझ में आ रहा है सबको? ओके। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू ABC लिमिटेड। टू ABC लिमिटेड कितना? 25 और 85। ठीक है। अब ये जो शेयर्स मेरे पास ABC लिमिटेड से आए, ये मुझे किसको देने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहाँ से जाएंगे, लिखूंगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 25। ये जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 25, अरे यार 85। इसमें तो कोई फेरबदल था ही नहीं यार, ये तो असेट है ना, समझो। फर्नीचर आया, फर्नीचर गया, तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स आए, असेट आया तो डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन ABC टू ABC, और फिर ये मुझे देने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ABC हो गया ना? कितना एक बार में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये अकाउंट? तो अगली बार में ये अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं। क्यों टप्पे खिला रहे हो यार? फालतू डायरेक्टली एंट्री करो ना। ये जो मेरे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं, ये कहाँ जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। ये जो इक्विटी शेयर्स आए हैं, ये कहाँ जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तुम गलत नहीं ऐसे ऐसे कैसे यार? ये दोनों का अकाउंट अलग अलग है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ABC है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, डायरेक्ट कैसे जाएंगे? तो बेटा पहले ये जाएगा इधर, फिर इधर से टप्पे खा के कहाँ आएगा? ये इधर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रेफरेंस शेयर इन ABC लिमिटेड। बेटा तेरे को हाई लगेगी मेरी ABC लिमिटेड वाले, इतनी बार ABC लिखना पड़ रहा है। टू इक्विटी शेयर इन ABC, और ये जितनी बार लिख रहा हूँ हाई लगेगी 85। ठीक है, कंप्लीट।
मानता नहीं है, माना गलत। पहले कंप्लीट कर देते, फिर मैं ज्ञान की बात बताता हूँ, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ पहले बता दो, पढ़ा रहे तुम तो, घड़ी तो चली नहीं रही हमारी। नहीं यार देखो, यार देखो, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, वापस से 1 2 3। अब इस 1 2 3 में ना आपको सीक्वेंस ढूंढना है। सीक्वेंस क्या है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो पहले हिसाब किताब किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फिर आखिरी में हिसाब किताब किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले हिसाब किताब किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और प्रेफरेंस शेयर का हिसाब किताब मुझे सामने दिख रहा है कि उनका कैपिटल 20 था और उनको कितना मिल रहा है? 25। 5 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जो भी फायदा हो कि नुकसान हो, कहाँ जाएगा? माई बाप अकाउंट रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5। तो ये भी 25 डन, ठीक है। अब यहाँ रियलाइजेशन लिखा है तो यहाँ क्या लिखोगे आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब एक काम करो, पहले है ना, आप इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एंट्री को इग्नोर करके पहले ये देखो कि हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे थे कि कम मिल रहे थे। कैसे कि 100 और 50, 150 की चीज़ गई, असेट 150 के, लायबिलिटी कितने की है? 60 की। 150 में से 60 गए कितने बचे? 90। 90 के बदले में हम कितने ले रहे थे? 110। तो 20 रुपये ज़्यादा ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ले रहे थे। अब वो 20 रुपये जो ज़्यादा है वो किसके? शेयर होल्डर्स के। और उस 20 में से 5 किसको दे दिए? तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो सीक्वेंस क्या कह रहा हूँ मैं? पहला सीक्वेंस कि पहले अपन क्लोज करेंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर सेकंड अपन क्लोज करेंगे किसको? रियलाइजेशन को, क्योंकि रियलाइजेशन अंतिम कड़ी है। सबका सेटलमेंट हो गया, फाइनली जो भी बचा किसको देना है अपन को? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो भाई साहब हमने क्या देखा कि 90 में से 110 लिए, 110 में से हिस्सा बढ़ाने 5 के ये लोग आ गए, बचा कितना? 15। कौन लेगा? आप लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप टू इक्विटी शेयर होल्डर 15 रुपीज। ये भी क्लोज हो गया सर। कितना हो गया? ये 170 और ये 170। और देखो अगर मैंने सारी गणित सही बिठाई है तो जैसे ही मैं 15 ट्रांसफर करूंगा ये अपने आप क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। और अभी भी ये क्लोज नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे रियलाइजेशन से यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन। कितना? 15। ये हो गया तुम्हारा 85 और ये 85। कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? कितना आसान था। इसमें कुछ मूल रूल्स सीख लेते हैं, बेसिक रूल्स जो हमें इग्नोर नहीं करने। क्या कि क्वेश्चन में असेट्स एंड लायबिलिटीज की कितनी भी रिवैल्यूड फिगर क्यों ना दे रखी हो, हमें तो उनको क्लोज करना है, तो हम तो ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू। ठीक है। रियलाइजेशन में कौन कौन से असेट्स जाते हैं? जो असेट्स वो लोग टेक ओवर कर रहे हैं वो, क्योंकि इन द नेचर ऑफ परचेज में कोई ईमान धर्म नहीं, जरूरी नहीं है सारे असेट्स लें, जरूरी नहीं है सारी लाइबिलिटीज लें। तो जितने असेट्स एंड लाइबिलिटीज वो ले रहे हैं वो सारे कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन। और जो हम अलग से पे ऑफ कर रहे हैं उनका अलग से अकाउंट बन के उनका सेटलमेंट अलग से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ओके। तो भाई जितनी भी चीजें वो लेके जा रहे हैं वो ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू में, शेयर होल्डर्स का क्लेम ट्रांसफर कर दो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। इट मींस अब मेरा क्या हो गया? बैलेंस शीट तो क्लोज हो गया। अब आओ सेटलमेंट पे। सेटलमेंट पे आने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट, क्योंकि उन्होंने असेट्स को रिवैल्यू किया है, नेट असेट के बेसिस पे पेमेंट कर रहे होंगे, हो सकता है नेट पेमेंट बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो, तो वो जो अपन ने लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो सीखे उससे आपको निकालना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। और दो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने का मिल रहा है और उसके बदले में क्या क्या चीजें मिल रही है। तो जो टोटल है उसकी एंट्री पहले कहाँ हो जाएगी? रियलाइजेशन। तो मैंने सामने वाले को ड्यू कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसको ड्यू किया तो क्या क्या चीजें मिल रही है वो करके उसका अकाउंट क्लोज करो। फिर जो जो चीजें मिली उसको सीधे सीधे बंटवारा करो। ये तो एक फैमिली का बंटवारा हो रहा है कि देख बेटा अपन ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपने पास 110 आए, 110 में से बेटा 25 का हिस्सा तेरा और 85 का हिस्सा तेरा। अब हो सकता है वो कुछ डिबेंचर्स भी दे,
हो सकता है वो कुछ कैश भी दे, तो वो जो जो चीजें देगा सब ABCDEFG करके यहाँ पे आके ये अकाउंट तो क्लोज कर दे। और उस ABCD में से जिसको जो दे रहा हो वो यहाँ लिखा हुआ होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया, इक्विटी शेयर्स को क्या दिया, वो यहाँ लिखा होगा। जिसको जो दे रहे होंगे वो ABCD उनके अकाउंट, इसको A और B दे रहे हैं तो इधर A और B आ जाएगा, इसको C और D दे रहे हैं तो इधर C और D आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, हो गया सेटलमेंट, ये अकाउंट क्लोज हो गया। सबसे पहली बारी किसकी? बड़ा तेरा फायदा हो के नुकसान, फायदा हो के नुकसान, कुछ भी हो सकता है 20 के बदले में इनको 15 की भी चीज में फायदा हो, नुकसान हो, कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में, और अंत में जो रियलाइजेशन बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? इक्विटी शेयर में। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक दो चीजें मैं ऐड ऑन करूँ। हो सकता है उन्होंने कोई लायबिलिटी टेक ओवर ना की हो, तो अगर कोई लायबिलिटी, मान लो कि ये लायबिलिटी वो टेक ओवर नहीं कर रहे, तो ये लायबिलिटी अब रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। इस लायबिलिटी का मैं एक अलग सा अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, करंट लायबिलिटी अकाउंट, जिसमें इसका क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस होगा इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20। अब वो वहां ना जाके कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, अब इन्होंने लायबिलिटी कम ली है तो मुझे परचेज कंसिडरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और उस परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में जो भी मिलेगा उसमें से कुछ मैं इनको देके ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मान लो अब तय पाई कैसी हुई होगी कि ये लोग अब 110 ना देके कितने देंगे? 130 देंगे, और उस 130 में ये 20 का मुझे क्या देंगे? कैश भी देंगे। तो बाय कैश या बाय डिवेंचर या कुछ भी देंगे ये मेरे को। ठीक है, तो अब ये 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये 130 है, यहाँ पे ये 20 आ गई, ये भी 130, ये तो जल्दी से जल्दी खाली करना ही करना है मेरे को। ठीक है, ये 130 से 130। अब ये जो कैश है उसमें लिखा हुआ होगा कि अगर वो लोग टेक ओवर नहीं करे तो हम सेटल कर लें, हम सेटल कर लें तो हम कैश इनको देंगे। तो अब यहाँ से ये कैश निकल के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यही तो रहा ना, प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ आया, इक्विटी शेयर्स यहाँ आया, तो कैश यहाँ आया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई 2 कैश। ठीक है, हो सकता है मुझे इनको भी थोड़ा कम देना पड़े या ज़्यादा देना पड़े। अभी तो मैं लकीली क्या दे रहा हूँ? बराबर दे रहा हूँ, तो एक क्लोज हो गया। अगर मान लो मैंने इनको ज़्यादा दे दिया तो फिर इनमें भी फायदा नुकसान हो गया, कहाँ बच जाएगा? वो रियलाइजेशन है कि नहीं? इनका भी जो डिफरेंस है वो कहाँ चल जाएगा? रियलाइजेशन। और अल्टीमेटली रियलाइजेशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ चल जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हो सकता है कि कुछ 2-4 हज़ार रुपये वो हमें एक्स्ट्रा दे रहे हो हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, वाइंडिंग अप का खर्चा बियर करने के लिए, तो फिर कुछ पैसे हमें यहाँ पे और मिलेंगे। मान लो कैश 5,000 रुपये और मिला। अब वो जो 5,000 रुपये कैश और मिला किस लिए मिला? क्योंकि मेरा वाइंडिंग अप में खर्चा हो रहा था, तो जो भी इनकम हो, जो भी एक्सपेंस हो, आ जाएगा रियलाइजेशन में। तो फिर वो कैश कहाँ जाएगा? यहाँ पे 2 कैश वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कितना? 5,000। मतलब समझो यहाँ से जो भी आया है वो बटेगा तो इधर ही, इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो यहाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं यहाँ, किसी लायबिलिटी को दे रहे हैं यहाँ, और कोई खर्चा हो रहा है तो फिर यहाँ। समझे? अल्टीमेटली सेंटर फोकस रियलाइजेशन, मैग्नेट, मगनातीस। क्या है ये? मैग्नेट। सारे प्रॉफिट एंड लॉस को खींचेगा, किसको देगा? इक्विटी शेयर होल्डर। डन। ये तो हो गया परचेज। अब चलते हैं अपन मर्जर में। अब मर्जर में भी जो मेन तिगड़म आएगी ना, वो तो वो टेक ओवर करने वाली कंपनी में आएगी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ क्या है कि रिजर्व एंड सरप्लस को भी वो टेक ओवर करना है ना, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ ना हो के यहाँ आ जाएगा, खत्म बात। अब रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ आ जाएगा तो आपको जो पैसे मिल रहे होंगे बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे, ज़्यादा मिल रहे होंगे तो जो डिफरेंस है वो वापस घूम फिर के यहाँ आ जाएगा। मतलब यूँ समझो कि जो रिजर्व एंड सरप्लस 30 यहाँ ना हो के यहाँ होता, यहाँ 30, यहाँ पे 30 और होता, तो ये 15 के बदले में क्या होता? 45 होता, तो यहाँ पे ये 45 होता। बात ही क्या निकली गधे? वही नतीजा तो वही 30 + 15 45 आता, तो नतीजा यही। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो इन द नेचर ऑफ मर्जर भी खत्म होगा। अब चलते हैं टेक ओवर की एंट्री में। सिखा दूँ आज ही? बहुत टाइम बाकी है, क्यों नहीं सीखेंगे? 10 मिनट में 2 ही तो एंट्री सीखेंगे, 2 मिनट में सीख जाएंगे। ठीक है, चले? रेडी? स्टडी। लल्लू अकाउंट मिटा दो,
अरे एक बात बताओ, आप में से किस किस को खुद की लाइफ थोड़ी सी डिप्रेसिंग लगती? खुशी ये सुनते थे खुश हो जाती है, हाँ मेरे को तो लगती है। क्या किसी को लगती है कि डिप्रेसिंग नहीं? अगर आपको थोड़ा भी डिप्रेस, झूठे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है? अगर किसी को अपने लिए डिप्रेसिंग लगे तो आप लोग है ना सरकारी हॉस्पिटल चल जाएगा। हाँ, नया पुराने सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे आप जनरल वार्ड में चल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आधा घंटा वहां पे देखते रहा करो, मस्त। आपको एक तो बाहर निकलने की इच्छा होगी, निकलना नहीं, आधा घंटा वहां रहना है, फिर आप बाहर आके जो खुशी महसूस करोगे इसमें कोई पार्ट नहीं है, ठीक है? मतलब अरे किस किस को पढ़ाई से चिढ़ है? आधे लोग तो यही बोलते हैं, पढ़ते भी हैं फिर भी बोलते हैं चिढ़ है, लेकिन फिर भी अच्छा जिनको चिढ़ नहीं है उनको तो पढ़ना अच्छा लगता होगा। चलो पढ़ लेते हैं अपन, फिर बाद में प्रवचन करेंगे। मेरे पास 8 मिनट बचे, मेरे को ये एंट्रीज 3 मिनट में मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद 5 मिनट क्या मैं 15-20 मिनट जितना तुम बोलोगे इतना ज्ञान दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा, तुम मतलब यूँ कहोगे कि बंद करो किताबें, क्या रखा है जीवन में, सबको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? लो यहाँ अब टेक ओवर की एंट्री लेते हैं अपन, ठीक है? उसने तो अपने बेचारे ने कितनी मेहनत करी, देखो कितने सारे अकाउंट बना, क्योंकि उसको सारी चीज़ें क्लोज करनी थी, सबको हिसाब देना था। ये भाई साहब ने तो क्या सोचा कि भाई मैं तो चीज़ें खरीद के ला रहा हूँ, सिंपल टेक ओवर कर रहा हूँ, पूरी कंपनी टेक ओवर कर रहा हूँ, तो मैं उनको क्यों टेक ओवर कर रहा हूँ? क्योंकि उनके पास कुछ असेट्स है और कुछ लाइबिलिटीज़ है जो मुझे चाहिए। तो देखा जाए तो मैंने उनसे 1 और 2 ये असेट्स है, ये लाइबिलिटी टेक ओवर करी, जिसके बदले में मुझे उनको ये चीज़ें देनी, बस यही है। तो चलो टेक ओवर करते हैं। अब मैं खरीद के ला रहा हूँ असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो क्या क्या असेट आए? तो एंट्री होगी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, करंट असेट अकाउंट डेबिट। ओके, कितने कितने से? जितने से मैं टेक ओवर करके ला रहा हूँ, वहां उनके ऊपर फाउंडेशन है, वो बुक वैल्यू से ही लेंगे, पर यहाँ मैं बेबाउंड नहीं हूँ, मैं जितने से खरीद के ला रहा हूँ उतने से एंट्री होगी। हो सकता है कि फिक्स असेट को मैंने रीवैल्यू किया हो 120 पे, करंट असेट्स को मैंने डीवैल्यू किया हो उसकी 40 पे, जो भी हो, जितने पे है उतने से मैं टेक ओवर करूँ। क्लियर है? हाल फिलहाल तुम्हें मुझे एंट्री समझानी है, कैलकुलेशन समझाना नहीं है, तो मैं बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर कर लेता हूँ। अगर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे चेंज वैल्यू आएगी, मैंने समझा दिया तो मैं समझ में आ गया। क्लियर है? तो मान लेते हैं करंट फिक्स असेट था मेरा कितने का? 100 का, और ये था मेरा 50 का, और मैं 2 लायबिलिटी भी लेके आया हूँ। कौन कौन सी? करंट लायबिलिटी और सिक्योर्ड लोन। तो मैं लिखूंगा 2 करंट लायबिलिटी, 2 सिक्योर्ड लोन या डिवेंचर। ये भी इनकी टेक ओवर वाली वैल्यू से, जितने से मैंने टेक ओवर करी होगी। हाल फिलहाल क्वेश्चन सिंपल है, तो करंट लायबिलिटी तो है 20 और सिक्योर्ड लोन है आपका 40। डन? क्लियर? इसके बदले में मैं उनको 2 चीजें दे रहा हूँ, जो 2 चीजें कितने की है? 110 की। तो यार जैसे इस कंपनी के लिए यहाँ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव था, तो सेम तरीके से हमारी कंपनी के लिए भी उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसको अपन बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर जो लिक्विडेशन का प्रोसेस हैंडल करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब मुझे ये 110 ये किसको देने? लिक्विडेटर को देने। वो बांटता रहेगा उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं लिखूंगा अब मुझे तो पैसे देने, मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। तो मैं लिखूंगा लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, नहीं तो ये XYZ बोल देता, फिर पाप लगना छोड़ेगा। तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड कितना? 110। डन? हिसाब लगाओ 150 और ये 170। मैं कितने चीज ज्यादा दे रहा था? 20 ज्यादा दे रहा था ना मैं। तो किस बात के पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? गुडविल के। तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट। कम दे रहा होता तो क्या रहता? 2 कैपिटल गुडविल अकाउंट 20।
बैलेंसिंग फिगर्स। क्लियर, कंप्लीट हुआ। अब लिक्विडेटर को शांत करना है, वो भी कह रहा है भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को तो मेरी चीज़ें तो कर जान दो, मैं आपके यहाँ थोड़ी करा रहा हूँ। ले भाई क्या क्या चाहिए तेरे को, प्रेफरेंस शेयर चाहिए कि इक्विटी शेयर चाहिए, ये हिसाब है 25 के, ये 85 के, ये तो अब यहाँ जो क्रेडिट हुआ है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट 110 2। अब मैं तो शेयर्स दे रहा हूँ ना, मैं तो शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ लिखूंगा पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितना 25 और ये 85 कंप्लीट। अब देखो हो सकता है कि मैंने उनको 10, अबे इतनी क्या जल्दी है तुम्हें, वो धीरे धीरे बैग पैक कर रहा है। हो सकता है कि मैंने उनको जो शेयर्स दिए वो 10 के फेस वैल्यू के शेयर 15 में दिए हो, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पे मैंने शेयर्स इशू किए हो उनको इंट्रिंसिक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे। तो यार जब वो लोग शेयर्स लेते हैं तो अगर मैंने 10 के शेयर्स 15 में दिए तो वो तो क्या कहेंगे मेरे पास 15 का शेयर है, वो थोड़ी उसका ब्रेकअप करेंगे। आज आप मार्केट में 500 रुपए का शेयर बाजार से खरीदते हो तो आपके लिए तो उस असेट की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए। भले ही उनकी बुक्स में वो कैपिटल 100 है, 400 रुपए क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो भी वो तो उन्होंने 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में इशू किया हुआ, आज उसमें बढ़ते बढ़ते मार्केट की वैल्यू 500 हो गई है, तो हम तो जितने में लेते हैं उतने से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इन्होंने तो 25 और 85 रिकॉर्ड कर लिया, पर इसको तो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इस 25 में से शेयर कैपिटल कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 85 में से शेयर कैपिटल कितना है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है। तो मान लो कि हमने उनको 20 के प्रेफरेंस शेयर 25 में दिए थे और 80 के प्रेफरेंस शेयर 85 में दिए थे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल तो 80 और 20 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 10। क्लियर है, मतलब ये जो मैंने आपको सिखाया ये था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये थी हमारी थीम। अब इसमें छोटे मोटे चेंजेस आते जाएंगे तो वो हम इजीली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर ही दो, वो डिवेंचर्स भी दे दे शायद, वो कैश भी दे दे शायद, वो 2 अलग अलग तरीके की प्रेफरेंस शेयर। तो जितनी भी चीजें वो दूंगा मैं, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 2 A B C D E F G। क्लियर, देन हो सकता है कि परचेज कंसिडरेशन के बाद मैं उनको 5000 रुपए उनके खर्चे के अलग से दे रहा हूं, वो भी तो दे रहा हूं मैं उनको, तो वो फिर वापस से एंट्री होगी कि मैं पैसे दे रहा हूं तो टू बैंक, और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, हाँ वो तो फिर ड्यू रह जाएगा। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, देखो लिक्विडेशन यहाँ पे लिखूंगा 2 कैश 5000, यहाँ क्या लिखूंगा डेबिट, क्या लिखूंगा लिक्विडेटर को डेबिट कर दूंगा तो फिर तो वो ड्यू रह जाएगा ना, क्योंकि 110 से 110 तो मैंने कैंसिल कर दिया है, और जो 5 दे रहा हूँ परचेज कंसिडरेशन का नहीं है, तो फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस मैं थोड़ी लिक्विडेट हो रहा हूँ तो मैं खर्चा बुक करूँ, एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी वजह से पैसा देना पड़ रहा है ना। तो समझो जब आप एक्वायर कर रहे हो तब आप ऑलरेडी बता रहे हो कि मुझे या तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे नुकसान हो रहा है गुडविल का है ना, और अब मैं 5 और दे रहा हूँ तो ये भी तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही है ना, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 5। अगर मान लो मैंने पैसे कम दिए होते, यहाँ पे मैंने पैसे 70 ही दिए होते, 90 के कंसिडरेशन में 70 दिए तो क्या आ जाता, 2 कैपिटल रिजर्व। यहाँ से अब आपको अच्छे समझ में आएगा 20। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो आपको फायदा हो गया, और दूसरी तरफ आपको 5 का खर्चा भी हो रहा है, तो आपका जो फायदा हो 20 में से 5 कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व राइट ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, कि जो एक्स्ट्रा पैसा मैं उनको दे रहा हूँ खर्चे पानी के लिए, वो किससे राइट ऑफ होंगे, कि जो पहली एंट्री में बैलेंसिंग फिगर आया होगा उससे। कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व से, गुडविल आ रही है तो गुडविल से, कैपिटल रिजर्व राइट ऑफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, गुडविल थोड़ी और बढ़ जाएगी। क्लियर, डन, बाय, टाटा, सी।